नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, सीए आईआईबी से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो सीए आईआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 3, जिसका नाम है मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। साथियों, मनी क्या है? मनी इज़ एनीथिंग विच परफॉर्म द 4 फंक्शंस। तो मनी एक ऐसी चीज़ है जो एक 4 फंक्शंस जो दिए हुए हैं इनको करती है। और पहला फंक्शन है मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और मनी काम करती है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज एंड अदर फिजिकल एसेट्स आर प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड आर एक्सचेंज्ड यूजिंग मनी। तो जितने भी इंडिविजुअल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं या बाकी फिजिकल एसेट्स हैं, वो सभी प्राइस होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। उनकी जो वैल्यू है वो मनी के टर्म्स में निकाली जाती है और एक्सचेंज की जाती है मनी की बाय यूजिंग मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। अब पहले की तरह, जैसे पहले जब मनी नहीं था, कोई करेंसी नहीं होती थी, तो बाटर सिस्टम चलता था जहाँ पर डायरेक्टली कमोडिटीज़ एक्सचेंज की जाती थी। तो वैसा नहीं है, अब मनी को यूज़ किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी इज़ यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो किसी भी वस्तु की, सर्विस की क्या वैल्यू है, कितनी उसकी कीमत है, वो हम कैसे पता लगाएंगे? वो पता लगाएंगे मनी के टर्म्स में। तो किसी भी गुड्स या सर्विस की वैल्यू जानना वो भी मनी के टर्म्स में ही किया जाता है। तो उसकी वैल्यू मनी के हिसाब से है। जो महंगी है उसकी बदले में ज़्यादा मनी आपको पे करना होगा। जो कोई सर्विस या गुड जो है वो सस्ती है तो उसके लिए कम मनी पे करना होगा। अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। मनी कैन बी हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड यूज टू फाइनेंस फ्यूचर पेमेंट। तो मनी क्या है? इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर पेमेंट्स जो हैं उनके लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फोर्थ है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। मनी इज़ यूज्ड एज एन एग्रीड मेजर फॉर फ्यूचर रिसिप्ट एंड पेमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर जो रिसिप्ट होंगी या पेमेंट्स होंगी उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसके लिए जो मेज़र एक लिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर डेट पे क्या कितना अमाउंट पे करना है, वो भी मनी के टर्म्स में या करेंसी के टर्म्स में किया जाएगा। तो ये 4 फंक्शन है मेजर जो हैं वो मनी के। मनी सप्लाई क्या होती है साथियों? मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट पर्टिकुलर मोमेंट, किसी समय कितना मनी है वो अवेलेबल है इकोनॉमी में, सर्कुलेशन में, तो वो उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई डेटा आर रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड बाय द आरबीआई ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस। तो मनी सप्लाई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो पब्लिश किया जाता है आरबीआई के द्वारा फोर्टनाइटली बेसिस पे। मनी सप्लाई अफेक्ट द प्राइस लेवल, एक्सचेंज रेट एंड बिजनेस साइकिल इन द इकोनॉमी। इट मे ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। तो मनी सप्लाई जो है वो कई चीज़ों पे फ़र्क डालती है। सबसे पहले तो प्राइस लेवल। मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो प्राइस लेवल भी कम आ जाते हैं। मनी सप्लाई ज़्यादा होती है सिस्टम में तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो करेंसी है उसकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। एक्सचेंज रेट्स हैं पर फ़र्क पड़ता है। बिजनेस साइकिल इकोनॉमी में उस पर फ़र्क पड़ता है। और ग्रोथ जीडीपी की जो है वो भी अफेक्ट होती है मनी की सप्लाई से। द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड मनी सप्लाई इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी। तो जो रेशियो है नॉमिनल जीडीपी का और मनी सप्लाई का, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को मापने के जो तरीके हैं जो इंडिया में यूज़ होते हैं वो हम कैसे करते हैं? तो इसमें M1, M2, M3, M4 ये 4 जो मनी है उनको मेजर किया जाता है। नैरो मनी यानी कि M1 जिसे हम कहते हैं, तो M1 को नापते हैं। M1 इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो जो बैंकिंग सिस्टम के पास में जो पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट है वो, और उसके साथ में जो अदर डिपॉजिट है आरबीआई के पास में, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो M1 जो मनी की M1 जो है वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। M2 की वैल्यू निकालें हम तो M2 इक्वल टू M1, पहले तो जो M1 निकाला हमने, कैलकुलेट किया, वो
उसमें अब क्या जोड़ना है हमें, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब फर्दर जो M1 की जो वैल्यू आई थी उसमें अगर हम सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जोड़ दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम कहते हैं मनी 2 या M2। अब M3 किसे कहते हैं, M3 कहते हैं जो M1 है, यानी कि करेंसी विद जो डिमांड डिपॉजिट पब्लिक का है बैंकिंग सिस्टम में और अदर डिपॉजिट RBI का है, उसमें क्या जोड़ें, उसमें जोड़ दें टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम के साथ जो टाइम डिपॉजिट है यानी कि FD RD वगैरह जो है वो भी अगर इसमें जोड़ दिए जाएँ, M1 में अगर वो जोड़ दिए जाएँ तो निकल के आता है M3। और M4 एक है, M4 जो मनी 4, M4 जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, उनको एक्सक्लूड करके ऑल अदर डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एडेड टू M3, तो वो वैल्यू निकल के आती है M4। करेंसी विद पब्लिक इक्वल्स, तो करेंसी विद पब्लिक कितनी होगी उसको अगर हमें निकालना है तो उसकी वैल्यू आती है करेंसी इन सर्कुलेशन माइनस कैश हेल्ड बाय द बैंक। तो टोटल जो करेंसी सर्कुलेशन में है उसमें से अगर हम ये पैसा निकाल दें कि कितना बैंक में है, तो बैंक वाला अगर पैसा हटा दें हम तो बाकी जो बचा वो किसके पास होगा, वो होगा करेंसी विद पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड ऑल लायबिलिटीज विच आर पेएबल ऑन डिमांड एंड दे इंक्लूड करंट डिपॉजिट, डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, margins held against LC bank guarantee, balances in OD FDs, cash certificates and cumulative RDs। तो ये सभी जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट की कैटेगरी में आते हैं। टाइम डिपॉजिट्स आर दोज विच आर पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड दे इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट्स, क्यूमुलेटिव एंड रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट। तो जो डिमांड नहीं डिपॉजिट नहीं है वो कौन से डिपॉजिट होंगे, वो होंगे टाइम डिपॉजिट। डिपॉजिट दो ही तरह के होंगे, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट के हमने एग्जांपल्स देखे थे। अब टाइम डिपॉजिट में भी जो कैश सर्टिफिकेट हैं, क्यूमुलेटिव हैं, फिक्स डिपॉजिट हैं, ये सब जो है वो टाइम डिपॉजिट के एग्जांपल हैं। इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो महंगाई क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्फ्लेशन या महंगाई को डिफाइन किया गया है एक सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। तो एक जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और सस्टेन्ड राइज होता है इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो भाव जो बढ़ते हैं उसको ही महंगाई कहते हैं, प्राइसेस जो बढ़ते हैं गुड्स और सर्विसेज के उसे ही हम महंगाई कहते हैं। और इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फ्लेशन जब भी बढ़ेगी, महंगाई जब भी बढ़ेगी तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी इसका मतलब जो है जो कोई गुड्स या सर्विस, कोई सामान जो पहले 100 रुपये का मिल रहा था वो महंगाई अगर बढ़ गई, मान लीजिए वो बढ़ के उसकी कीमत 120 रुपये हो गई, तो जो लोग पहले 100 रुपये का एफोर्ड कर लेते थे उसको शायद 120 रुपये में उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो 120 एफोर्ड ना कर पाएँ, तो उससे परचेजिंग पावर जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। अब इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या हैं, दो कॉजेज़ हैं इन्फ्लेशन के, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड या पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट या पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड या पुल इन्फ्लेशन क्या है, इज़ अ राइज इन जनरल प्राइसेस कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब किसी वस्तु की या सर्विस की, सेवा की अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ती जाएगी तो ये तय है कि उसकी प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती जाती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं, तो उसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इज़ अ राइज इन जनरल प्राइसेस कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ेंगे, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस गुड्स के बढ़ेंगे, सर्विसेज के बढ़ेंगे, उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट गुड्स और सर्विसेज वेयर नो सुटेबल अल्टरनेटिव इज़ अवेलेबल। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है कि ऐसा इन्फ्लेशन, ऐसी महंगाई जो कब बढ़ रही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बढ़ गया है। मान लीजिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, या इंपोर्ट अगर वो हो रहा है तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई हैं, तो ये सब चीज़ें अगर बढ़ गई हैं उसकी वजह से उस
जो सामान है उसके प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, बढ़ गए हैं, और उसका कोई अल्टरनेटिव जो है, सूटेबल अल्टरनेटिव भी अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके प्राइस बढ़ेंगे और वो महंगाई बढ़ेगी। जैसे इसका एक क्लासिक एग्जांपल है हमारे जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं, तो उनमें आप देख रहे हैं कि जैसे कच्चे तेल की अगर कीमतें बढ़ी हैं, तो अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली फिर पेट्रोल और डीजल की बढ़ जाएगी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। तो और उसका कोई अल्टरनेटिव, सूटेबल अल्टरनेटिव इस समय अवेलेबल नहीं है। आपके पास पेट्रोल कार है या डीजल कार है, तो आपको वो ख़रीदना ही होगा, चाहे वो किसी भी प्राइस पे आपको मिल रहा हो। तो वो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कह सकते हैं। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन विद प्राइस इंडेक्सेस। तो इन्फ्लेशन को अगर हम कैलकुलेट करें, उसको निकालना चाहें, तो उसका एक फार्मूला है प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर। तो करंट ईयर में जो प्राइस इंडेक्स है माइनस प्राइस इंडेसेस इन बेस ईयर। अब कोई बेस ईयर मान के चलेंगे, अब मान लीजिए अगर हम मान के चलते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, तो लास्ट ईयर इस महीने में कितना प्राइसेस थे, प्राइस इंडेक्स थे, और इस साल इस महीने में उसी पर्टिकुलर मंथ में कितने प्राइसेस हैं, तो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। या कोई पास्ट में कोई बेस ईयर मान लिया हमने, 5 साल पहले का कोई ईयर है कि 2010 के कंपैरिजन में आज की डेट में कितनी महंगाई है, तो उस तरह से भी, तो कोई भी हम जो बेस ईयर मानेंगे उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला तो है प्राइस इंडेक्सेस इन करंट ईयर, यानी कि जो इस साल में जो आपके प्राइस हैं वो, माइनस प्राइस इंडेक्सेस इन बेस ईयर। तो जो भी बेस ईयर माना हो, चाहे वो पिछला साल हो या उससे पहले वाला साल हो, तो बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स इन बेस ईयर। तो इस तरह से कैलकुलेट करके हम उसकी इन्फ्लेशन हम निकाल सकते हैं। अब प्राइस इंडेक्सेस जो हैं वो 3 हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में पढ़ेंगे हम। पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI हम कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है CPI, और तीसरा है GDP डिफ्लेटर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में, तो वो क्या है? ये मेजर करता है चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड एट होलसेल लेवल। तो जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर करेगा जो होलसेल लेवल पर जो प्राइसेस हैं उनमें जो फ्लक्चुएशंस आए हैं, उनमें जो चेंजेस आए हैं, तो उसके प्राइसेस को वो देखेगा। WPI हेल्प्स टू मॉनिटर प्राइस मूवमेंट दैट रिफ्लेक्ट सप्लाई एंड डिमांड इन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो ये सेक्टर वाइज बेसिकली देखता है, क्योंकि WPI क्या करता है, हेल्प करता है मॉनिटर करने में कि कितना प्राइस मूवमेंट कितना हो रहा है, सप्लाई और डिमांड रिफ्लेक्ट सप्लाई एंड डिमांड इन इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्री में कितना हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कहाँ जा रहा है। जो बड़े होलसेल लेवल पर जो प्राइसेस मूवमेंट होंगे, इंडस्ट्री लेवल पर जो प्राइस मूवमेंट होंगे, उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में आते हैं वो। A new series of WPI with an aim to align the indexes with the base year of the important economic indices such as GDP and IIP. The base year was updated to 2011 and 12 from 2004 and 5 for the new series of wholesale price. अब इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि अप्रैल 2017 के बाद में जो बेस ईयर हम लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए बेस ईयर हमारा अब 2011-12 हो गया है, जो कि पहले 2004-5 हुआ करता था। तो अब हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें बेस ईयर जो है वो 2011 और 12 को, 11-12 जो है फाइनेंशियल ईयर, उसको हम बेस ईयर की तरह लेते हैं, और ये हुआ है अप्रैल 2017 से। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे कि एक जो हमने पढ़ा था होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो थोड़ा रिटेल की तरफ को जाता है, रिटेल इन्फ्लेशन की तरफ इसका फोकस है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और CPI इज़ कॉमनली कॉल्ड CPI, as it is commonly called, is an index measuring retail inflation in the economy by collecting the change in prices of most common goods and services used by consumers. तो जो most common goods and services हैं जो consumers के द्वारा यूज़ की जाती हैं, उनके prices को ट्रैक करने के बाद में जो हम निकालते हैं इंडेसेस, वो हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उनमें क्या चेंजेस हुए हैं उनके ऊपर ये फोकस करता है। द CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिलीजेज इंफॉर्मेशन ऑन CPI on monthly basis. Along with CPI, it also publishes CFPI, Consumer Food Price Index. CFPI accounts for a major portion of overall CPI, making food prices quite important for retail inflation. अब CSO जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये रिलीज़ करता है CPI ऑन मंथली बेसिस। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है मंथली बेसिस पे CSO के द्वारा,
और CSO जो है केवल CPI नहीं रिलीज़ करता, CPI के साथ में ये CFPI जो है उसको भी रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है। और CFPI क्या होता है? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्सेस। तो जो फूड प्राइसेस, फूड आइटम्स हैं उनके प्राइसेस को ट्रैक करता है ये CFPI। क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड प्राइसेस जो हैं, फूड आइटम्स जो हैं, वो मेजर पोर्शन बनाते हैं किसका? जो ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI है, उसका। तो ये CPI हो गया जो रिटेल पर फोकस करेगा, रिटेल इन्फ्लेशन पर फोकस करेगा। नेक्स्ट है हमारा GDP डिफ्लेटर। तो GDP डिफ्लेटर इज़ अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, फाइनल जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस हैं, फाइनल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस की गई हैं, तो उनके प्राइसेस के क्या लेवल हैं, उनको जो मेज़र करेगा वो GDP डिफ्लेटर होता है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी साथियों के साथ जो CIIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।